सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये थे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी के ना होते हुए भी इन्होंने अपना 5 साल का ऑफिशियल टर्म पूरा किया। जहां इनकी पोएम्स लोगों के दिलों को छू जाती थी, वहीं इनकी फायरी स्पीचेस लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाती थी। ये थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। इनकी गाइडेंस और लीडरशिप के अंडर इंडिया ने बहुत तरक्की की। इनके कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी का रुख ही बदल दिया। जहां एक तरफ इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवाए, वहीं दूसरी ओर इन्होंने चांद पे जाने का सपना भी देखा। पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन वक्त आने पर टफ डिसीजंस भी लिए। इन्हें 3 बार इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला और इन तीनों बार में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि इंडिया को नई बुलंदियों पर लेके जाया जा सके। इन्होंने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, जिससे भारत का हर एक बच्चा पढ़ सके, क्योंकि उनका ये मानना था कि सब पढ़े तो सब बढ़े। देश में रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए रेल और रोड नेटवर्क इंप्रूव किए, तो वहीं बिजनेस, ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हाईवेज बनवाए। टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली खत्म की और इंडिया की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर डाला। टू 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की गाइडेंस के अंडर ही एक सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA भी कहते हैं, उसका लॉन्च हुआ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम था। बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। सर्व शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, और यही इस प्रोग्राम का मोटो और इसका नारा भी था, सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसका मेन एम था कि 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, ताकि बच्चों तक यूजफुल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि 16 से लेकर 14 साल के बच्चों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट गोल ये था कि सोसाइटी में बढ़ने वाले सोशल, रीजनल और जेंडर गैप को कम किया जा सके। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। स्कीम्स तो बहुत सारी आई हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कब होगी इसका किसी को नहीं पता होता। बट इस प्रोग्राम की एक खास बात यह थी कि इसको एक टाइम फ्रेम के विदिन रखा गया। 2003 और 2007 तक क्या क्या अचीव होना था और 2010 तक इसे पूरी तरह इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। इस स्कीम को जो सारी स्कीम से अलग बनाता है वो ये है कि इस स्कीम के लिए हर लेवल से सपोर्ट लिया गया। स्कूल्स, टीचर, पंचायत राज एसोसिएशंस और भी बहुत सारे, और आज भी ये स्कीम लागू है और इसमें बहुत से नए एलिमेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील्स। ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है इसका अंदाजा तो आप रिजल्ट से ही लगा सकते हैं। जहां सिर्फ 9,17,000 स्कूल्स थे, वहीं 2014 और 15 आते आते उसकी संख्या बढ़ गई 14,49,000 तक। नए टीचर्स भी अपॉइंट हुए। जहां पहले 31,82,000 टीचर्स थे, वहीं अब 46,74,000 हो गए। प्राइमरी स्कूल का एनरोलमेंट रेशियो भी 92% से लेकर 99.21% हुआ है, और अपर प्राइमरी की एनरोलमेंट में तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है। जहां पहले 58% की एनरोलमेंट रेशियो थी, वहां अब जाकर 92.81% हो गई है। और एक बार एनरोल होने के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन को छोड़ने वाले बच्चों का रेशियो भी 57% से लेकर 2015-16 में 4.03% हो गया है। अटल जी के टाइम पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े और बहुत तेजी से डेवलप हुआ। आप ये कह सकते हो कि इंडिया में जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया है, उसका ग्राउंडवर्क अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त ही तय हो गया था। इंडिया में नेशनल हाईवे की लंबाई 1990 में जहां
585 किलोमीटर थी, वहीं अटल जी के समय 2004 तक 64,569 किलोमीटर हो गई। इसके बाद जो यूपीए गवर्नमेंट आई वो 10 सालों में भी इतनी रोड नहीं डेवलप कर पाई जितना एनडीए सरकार ने 5 सालों में करके दिखा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था वो था द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। इसकी प्लानिंग 1999 में शुरू हुई और 2001 तक इसे लॉन्च कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये था कि इंडिया के 4 बड़े शहर यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक 4-वे हाईवे से कनेक्ट किया जा सके, जिससे कि ट्रेड और इकोनॉमी में बूस्ट आ सके। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि इंडिया के 4 इकोनॉमिक सेंटर्स को ज्वाइन करके इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। इससे गुड्स को सप्लाई करने का टाइम भी कम रहेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसके चलते हजारों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही थी। ईयर 2000 में इन्होंने लॉन्च की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के चलते इंडिया के सभी हिल्स, ट्राइबल एरियाज और डेजर्ट एरियाज के विलेजेस को सड़कों से जोड़ना था ताकि लोगों को बेटर कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। इस स्कीम में ना ही नई ऑल वेदर सड़कें बनाई बल्कि पुरानी सड़कों को भी रिपेयर किया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60 से लेकर 90% तक फंडिंग प्रोवाइड की। इन सब का मकसद था कि इंडिया की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि जब तक हम गाँव को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वहाँ पे डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं जा पाएंगी और जब तक गाँव नहीं बढ़ेगा तब तक इंडिया की डेवलपमेंट भी स्लो रहेगी। इसके अलावा पोर्ट मॉडर्नाइजेशन भी वाजपेयी जी का एक विजन था। उनकी ये सोच को लेकर 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट बना। इस प्रोग्राम में पोर्ट डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट और 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया। दिल्ली मेट्रो, जिससे कि दिल्ली वासियों की जर्नी बहुत ही सुखद हो गई, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की गाइडेंस में ही शुरू हुआ। क्रिटिसिज्म के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पब्लिक सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी। उनकी गवर्नमेंट ने 32 स्टेट ओन्ड कंपनीज और होटल्स को प्राइवेट फर्म्स को सेल आउट कर दिया, जिनमें से भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और VSNL भी शामिल थी। उसी दौरान प्राइवेटाइजेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ डी इन्वेस्टमेंट्स पर एक कैबिनेट कमेटी भी बनाई गई ताकि प्राइवेटाइजेशन के प्रपोजल जल्दी क्लियर हो सके। देश के एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए वाजपेयी सरकार ने बहुत से फॉरेन ऑयल फर्म्स और गैस फील्ड्स में इन्वेस्ट भी किए। 2001 में फार ईस्ट रशिया में Sakhalin-1 ऑयल एंड गैस फील्ड्स में 1.7 बिलियन $US से 20% स्टेक खरीदा। फिर सूडान के एक ऑयल फील्ड में 750 मिलियन $US से 25% ऑफ स्टेक्स खरीद। वाजपेयी सरकार की नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 1999 ने इंडिया की टेलीकॉम्स इंडस्ट्री में तो रेवोल्यूशन ला दिया। फिक्स्ड लाइसेंस फीस को रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट में बदल दिया। टेलीकॉम पॉलिसीज बनाने और उससे रिलेटेड सर्विसेज के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को भी एस्टैब्लिश किया। सरकार डायरेक्टली डिस्प्यूट्स और रेगुलेटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व ना हो, इसीलिए उन्होंने टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलमेंट ट्राइब्यूनल भी बनाया। इन सब एक्शंस ने टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज की बहुत ज़्यादा हेल्प की। जहां पहले टेलीफोन्स एक नॉवेल्टी, एक लग्जरी मानी जाती थी, अब टैरिफ्स के कम होने के कारण इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। कॉल रेट्स 4 रुपये 50 पैसे से कम होकर करीब 30 पैसे पर मिनट की हो गई। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना ऑफिस छोड़ा तब मोबाइल की कनेक्टिविटी लैंडलाइन कनेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा थी। भारती एयरटेल के चेयरमैन और फाउंडर सुनील भारती मित्तल ने उन्हें इंडिया का फादर ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन भी कहा है। उनका कहना था, वाजपेयी वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्मर who can truly be called as father of modern telecommunication in the country. And NTP 1999 under his leadership helped the industry overcome some of its toughest early challenges. मोबाइल फोन्स ने कम्युनिकेशन बहुत ही आसान बना दिया और इंटरनेट आने के बाद तो हम पूरी तरह अपने फोन्स पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। जहां इंटरनेट के बहुत से फायदे हैं, वहीं बहुत लोग इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आजकल आपको बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में खबरें आती रहेंगी। अगर आपको इंटरनेट के बारे में और भी जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए।
1996 के इकोनॉमिक डिरेलमेंट के बाद वाजपेयी सरकार ने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में बहुत से मेजर चेंजेस लाए हैं, जैसे कि डी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स, इंक्रीज टैक्स डेवोल्यूशन। इंडियन पीनल कोड के बहुत से आउटडेटेड लॉज को भी खत्म किया और बहुत से लॉज में चेंजेस भी लाए गए। ये जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है इंडिया में, इसको डिजाइन करने के लिए वाजपेयी जी ने 2002 में ही एक कमिटी एस्टैब्लिश कर दी थी। देश में मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बढ़ाने और फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए 2001 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया था। 2003 और 2004 में प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट 4.8% था, लेकिन एक्चुअल में रहा जीडीपी का 4.57%। इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट भी प्रोजेक्टेड 3.6 की बजाय 3.54% था। इसी साल जीडीपी ग्रोथ रेट भी था 8.2%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। 1998 में इंडिया के रिजर्व थे 32.4 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो 2003-04 तक आते आते बढ़ गए 113 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी करीब 3 गुना से भी ज्यादा। वाजपेयी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्मॉल बिजनेस के लिए भी बहुत कुछ था। एज ए रिजल्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट जो 1998-99 में 4.1% था, वो 2003-04 में बढ़कर 6.9% हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। 1998-99 में 5.4 से बढ़कर ग्रोथ रेट 2003-04 में 15.1% हो गया। आप समझ ही सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती ही जा रही है, और ये उस समय की बात है जब इंडिया बहुत ही मुश्किल दौर से जा रहा था। 1999 के पार्लियामेंट अटैक्स और 1999 में ही हुआ इंडिया पाकिस्तान की कारगिल वॉर, एक मेजर अर्थक्वेक और एक साइक्लोन भी आया इंडिया में उसी समय पे, और दुनिया में भी बहुत से ऐसे इवेंट्स चल रहे थे जिससे उथल पुथल मची पड़ी थी, जैसे कि 9/11 अटैक और वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस। 1975 से लेकर 2002 तक पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैनेजमेंट यानी एपीएम के अंडर ही मैनेज होते थे। एपीएम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सरकार डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइस डिसाइड करती थी। आमतौर पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसेस कंपनीज मार्केट कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सप्लाई डिमांड के बेसिस पर ही सेट करती थी। बट एपीएम के चलते चलते सरकार अपने ही पैरामीटर्स के हिसाब से प्राइसेस सेट करती थी। 1 अप्रैल 2002 से एपीएम मैकेनिज्म को वाजपेयी सरकार ने डिसमेंटल कर दिया, जिसके चलते अब प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कंपनी सेट करती थी। कंज्यूमर्स को झटका ना लगे इसीलिए सरकार ने केरोसिन और डोमेस्टिक एलपीजी पर सब्सिडीज देना जारी रखा। एपीएम डिसमेंटलिंग से बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी इस सेक्टर में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। इंडिया का पहला लूनर प्रोजेक्ट यानी चंद्रयान 1 का आइडिया भी वाजपेयी जी के गवर्नेंस में ही कंसीव हुआ। उन्होंने अपनी 2003 की इंडिपेंडेंस स्पीच में ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी। उनका कहना था, भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। 11 से 13 मई 1998 के बीच इंडिया ने अपना दूसरा सेट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इसका मकसद ये था कि पहले वो अपना डिजाइन टेस्ट कर सके, और दूसरा कि पूरी दुनिया को ये बता दे कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और साथ ही साथ ये भी जता दे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। हमारे पास ताकत है और हम इस ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे करें इसका हमें पता है। अटल जी के समय में ही इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और मजबूत हुए। वो हमेशा चाहते थे कि इंडिया अपने आसपास के नेबर से एक अच्छी शांति का माहौल बना के रखे। दिल्ली लाहौर बस भी उनका इसी डायरेक्शन में एक कदम था, तो खुद वो इस बस में बैठकर दिल्ली वापस आ गए। बट उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा है। उनके दिल्ली वापस आने के कुछ दिन बाद ही कारगिल वॉर की शुरुआत हुई। उन्होंने बांग्लादेश के साथ ही
बॉर्डर डिस्प्यूट और वाटर शेयरिंग इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की। 1996 की गंगास वाटर ट्रीटी भी उनकी फॉरेन पॉलिसी का ही एक हिस्सा था। श्रीलंका के सिविल वॉर के दौरान भी उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस ऑफर की। हालांकि इस मूव को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, बट इसी मूव ने लड़ाई को रोकने में बहुत ज्यादा मदद की। उन्होंने चीन और अमेरिका के रिश्ते बनाने के लिए बहुत से एफर्ट्स डाले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।